Hello, welcome back to Accounting Concepts, Principles, and Conventions. In this unit, there are a lot of concepts, principles, and conventions. यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट हम पढ़ेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसका कहीं ना कहीं यूज होता है। तो जैसे जैसे हम अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे, इसके बारे में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला जो है वो समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्यों जरूरी है। Accounting processes applied within the conceptual framework of generally accepted accounting principles, इसे गैप्स बोलते हैं। हर एक देश का अपना गैप होता है, जैसे कि इंडियन गैप्स। तो भारत के अंदर जो भी यूज हो गए कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स, उसको इंडियन गैप बोलेंगे हम। उस तरह से अगर यूएसए का है तो उसे यूएस गैप्स बोलते हैं। The term gaps is used to describe rules developed for the preparation of the financial statement and are called concepts, convention, postulates, principle, etc. तो हर जगह पर उसका अलग अलग कुछ शब्द होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये क्यों जरूरी है। तो सवाल यह है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, मान लीजिए कि अमेजोन, ये जो कंपनी है हम सब जानते हैं, इज बेस्ड इन यूएसए। अब हर जगह पर देश विदेश में उसकी ब्रांचेस, अमेज़न इंडिया है, तो उसमें हर एक जगह पर वो जो बैलेंस शीट बनाएँगे, वो पर्टिकुलर कंट्री के गैप्स के अनुसार बनाएँगे। अगर हर जगह पर अलग-अलग होगा, तो जब कंसोलिडेशन की बारी आए, ये कैओस हो जाएगा। तो उसके लिए इंटरनेशनली एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस बनाया गया है। आईएफआरएस इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बहुत सारे देशों ने इसको अडॉप्ट किया है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भारत ने भी हमारे लिए जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, उसके लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस शॉर्ट में जैसा बोलते हैं बनाया है। इंड एएस जो है वो प्रिंसिपली बेस्ड ऑन आईएफआरएस, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ जगह पर उसका इंडियनाइजेशन किया है। Globally, for achieving the standardization, countries use the framework under international financial reporting standards. However, countries may apply the respective gaps and related conceptual framework. For example, in India, companies are required to use accounting standards or Indian accounting standard framework is applicable. तो आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर फाउंडेशन में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक छोटा-सा ओवरव्यू, इसमें सिर्फ नाम से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों है। जबकि इंड एएस के बारे में डिटेल में चर्चा नहीं हुई है। जैसे आप इंटर में जाएँगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरह से पढ़ें, पूरा आपका सिलेबस उसी के ऊपर बेस है। जबकि फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इस सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगा। तो एफआर जो है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हम आगे-आगे उसको पढ़ते जाएँ। अब सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की। It defines the assumption on the basis of which financial statement of a business and are prepared. तो सबसे पहले ये बात ये करता है कि कुछ assumption लेके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। वो जो assumption होगा उसके आधार पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, तो इसको हम कंसेप्ट भी बोलते हैं। कंसेप्ट आर those basic assumption and conditions which form the basis upon which the account has been. It is considered to be of more fundamental character and universally acceptable, which may be applied in all possible cases. मतलब हर एक जगह पर जहां पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, ये माना जाएगा कि इस कंसेप्ट को फॉलो किया है। इट विल हैव ग्रेटर जनरल एप्लीकेशन, मतलब ये सर हर जगह पर होगा, तो ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने में यूजफुल होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई ऑथोरिटेटिव लिस्ट नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट्स है, उसमें अलग-अलग जगह पर कुछ उसके प्रैक्टिसेस, यूसेजेस देश के अनुसार। अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की।
Accounting principles are a body of doctrines commonly associated with the theory and procedure of accounting service as an explanation of current practices and as a guide for selection of conventions or procedure where alternative exist. मतलब प्रिंसिपल्स वो होते हैं कि जो अभी हम जो कार्य कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, उसको समझने में मदद करें और जहां पर आपको मौका है कि आप एक से ज्यादा पद्धति का उपयोग कर सके, वहां पर भी ये गाइड के तौर पर उपयोग कर सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ डेप्रिसिएशन का। तो जब डेप्रिसिएशन होता है कोई भी एसेट्स का, तो वो दो मेथड्स चूज कर सकते हैं। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये इसमें से कौन सी बेटर है, ये एक्सप्लेनेशन कौन देगा हमें? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं है कि जिसे मन चाहा उसने बना लिया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, दे शुड बी बेस्ड ऑन रियलिज्म, मतलब एजम्पशन अंडरलाइन जो चाहिए वो रियल होना चाहिए। दे मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। ये सिंपल होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इसको समझ सके। दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, मतलब जो प्रिंसिपल आप यूज करते हो वो हर साल इसको यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक मेथड चूज की, दूसरे साल दूसरी मेथड, तीसरी मेथड, तो उससे जो कंपेरेटिबिलिटी होगी अकाउंटिंग की वो खत्म। दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रिडिक्शन। तो वो जो फ्यूचर का प्रिडिक्शन होगा, अभी मान लीजिए कोई कंपनी है, वो हर साल प्रॉफिट करती है। पहले साल 10,000 करोड़ किया, दूसरे साल 12,000, तीसरे साल 15,000 करोड़। तो हम एक एज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी आगे जाके 18 या 20,000 करोड़ का प्रॉफिट कर सकेगा। तो ये फ्यूचर प्रिडिक्शन हुआ। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन इट शुड बी रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रिडिक्शन। दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर, मतलब जो भी यूजर्स है, हमने अभी देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूजर्स है, चाहे वो एम्प्लॉइज हो या कस्टमर हो, गवर्नमेंट हो या इन्वेस्टर्स हो, सभी के लिए वो इंफॉर्मेशन दे सके, ऐसे प्रिंसिपल्स होने। तीसरा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। Accounting convention emerges out of the accounting practices, commonly known as accounting principles, adopted by various organizations over a period of time. These conventions are derived by usage and practice. तो थोड़ा इसको समझते हैं। क्योंकि कन्वेंशन ऐसा है कि जो हम यूज करते हैं और हमारे यहाँ प्रैक्टिस चलती है, उसके आधार पर ये कन्वेंस बनते हैं। जैसे कि भारत के अंदर एक प्रैक्टिस थी कि कोई भी चेक है वो 6 महीने तक मान्य रहे, उसके बाद वो चेक जो है वो वैलिड नहीं रहे। तो फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू चेक जो है वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा, ऐसा किसने बोला? किसी ने नहीं। लेकिन ये एक व्यापारी के अंदर प्रैक्टिस थी। तो ये प्रैक्टिस इतनी पावरफुल बन गई कि कोर्ट भी इसे सपोर्ट करने लगी। फिर रिजर्व बैंक ने इस 6 महीने को 3 महीने में कन्वर्ट किया और ऑफिशियल सूचना दी, भी कोई भी चेक होगा वो 3 महीने तक ही वैलिड। सो ये जो ओवर द पीरियड यूसेजेस है और प्रैक्टिसेस है, तो ये इतने पावरफुल बन जाते हैं। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए लॉ, बट इट इज नॉट रिटन। In other words, it is an accounting procedure followed by the accounting community on the basis of a long-standing customs. तो वर्षों से जो प्रथा चली आ रही है उसके आधार पर ये फॉर्म। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न जो होता है वो ये है कि कोई भी चीज पर आपको शॉर्ट नोट्स पूछी जाएगी। तो अगर अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर आपको 2 मार्क में कोई शॉर्ट नोट आती है, तो ये आपको इस तरह से आंसर। अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन एंड लॉ, आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से कन्वे करना है। कभी कभी आपको इसमें की वर्ड का यूज होना भी जरूरी है।
जैसे कि कन्वेंशंस की बात करें तो उसमें कीवर्ड हमारे लिए क्या बनेगा? दे आर डिराइव्ड बाय यूसेज एंड प्रैक्टिस। तो डिराइव्ड बाय यूसेज एंड प्रैक्टिस जब आप लिखेंगे तो ये जो आपका एग्जामिनर होगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि आपने कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा। तो उस तरह से आपको हर एक आंसर जब फ्रेम करते हैं तो आपको ये अलग अलग कीवर्ड को समझना है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कीवर्ड्स को भी हम डिस्कस करें। चलिए तो ये तीन चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है, कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। उसको एक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले है एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट स्टेट्स दैट business enterprise is a separate identity apart from its owner. Accountant should treat a business as a distinct from its owner. जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि जब मैनेजमेंट और ओनरशिप को अलग अलग किया तो ये एंटिटी कंसेप्ट जो है वो अस्तित्व में। इसका मतलब ये है कि बिजनेस की अपनी एक खुद की आइडेंटिटी है, वो खुद एक एंटिटी है और ओनर से अलग। तो मान लीजिए कि कोई ओनर है, वो पैसा यानी कि फंड डालकर, तो हम कैपिटल कहते हैं, वो कैपिटल डाल के जब वो बिजनेस सर्व करता है तो दो पार्टी बनती है, एक ओनर और दूसरा बिजनेस। अब जब ओनर ने पैसा दिया है तो उसका मतलब क्या है कि बिजनेस को ये पैसा ओनर को वापस करना है, ये इसकी जिम्मेवारी है। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स में। Entity concept means that the enterprise is liable to the owner for capital investment made by the owner. तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। कभी एंटरप्राइज जो है उसको ये पैसा ओनर को लायबिलिटी के फॉर्म में दिया गया है और उसे वापिस भी कर। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। Mr. X started business investing rupees 7 lakh, which he purchased machinery for rupees 5 lakh and maintained the balance in hand. तो यहाँ पर उन्होंने 7 लाख से बिजनेस 7 लाख से स्टार्ट किया है। मशीनरी इज वर्थ रुपीज 5 lakhs, तो उसके ऑन हैंड 2 लाख रुपीज कैश बचेंगे जो कि दिस मीन्स दैट द एंटरप्राइज ओज टू मिस्टर एक्स रुपीज 7 lakh. Now if Mr. X spends rupees 5,000 to meet his family expense from the business fund, then it should not be taken as a business expense and it would be charged to his capital. मतलब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनमें से ये 5,000 कम हो जाएगा। फॉलोइंग द एंटिटी कंसेप्ट द रिवाइज फाइनेंशियल पोजीशन भी। तो किस तरह से ये फाइनेंशियल पोजीशन बनेगा? पहले जो था कैपिटल 7 लाख की थी, मशीनरी जो है वो 5 लाख की थी और कैश जो था वो 7 लाख। हम पूरे हमारे सेशंस के अंदर ये फॉर्मेट का उपयोग करते रहेंगे, लायबिलिटी एंड एसेट्स। यहाँ पर कैपिटल जो है वो 7 लाख थी, मशीनरी जो थी जिसे हम एसेट्स कहते हैं उसमें 5 lakhs थी और कैश, मतलब कुल मिलाकर ये बैलेंस टैली हो जाता। लेकिन अब क्या, अब ये 7 लाख जो है उनमें से 5,000 माइनस हो जाएगा जो कि पर्सनल यूज के लिए था, तो ये 6,95,000 बचेगा। यहाँ पर मशीनरी एज इट इज रहेगी 5 लाख, कैश जो होगी वो क्या हो जाएगी 2 lakhs माइनस 1,90,000, दोनों के वन सेकेंड टोटल क्या हो जाएगा 6 lakh. So this is the process how we can understand that entity is a separate owner. एक और कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट है
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। तो पहले देखते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है। Only those transactions which can be measured in terms of the money are recorded. हमने अकाउंटिंग की लिमिटेशन में भी देखा था, इनमें वही ट्रांजैक्शन आते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में है। Since money is the medium of the exchange and the standards of economic value, this concept requires that those transactions alone that are capable of being measured in terms of money be only to be recorded in the books of records. मतलब जो पैसों के अंदर मापा जाए ऐसे ट्रांजैक्शन को ही हम दिखाएंगे। दूसरे ट्रांजैक्शन चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि मान लो कोई कंपनी उसने टाइप किया है और आने वाले वर्ष के अंदर उसको बहुत सारा रेवेन्यू होने वाला है, लेकिन वो बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं, क्योंकि अब तक वो मनी ट्रांजेक्शन। However, the concept has its own limitation. Transaction in events that cannot be expressed in terms of money are not recorded in the business books. For example, employee of the organization are no doubt the assets of the organization, but their measurement in monetary term is not possible, therefore not included in terms of the accounts of the organization. अभी हमने डिस्कस किया था यूनिट 1 में, और रिलायंस के एग्जाम्पल से हम समझे थे कि मुकेश भाई अंबानी जो है वो अगर रिलायंस से हट जाता है तो रिलायंस की वैल्यू जो है वो काफी कम हो जाती है, लेकिन वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं दिखाई देगी। Entity and money measurements are viewed as the basic concept on which other procedural concept है। तो ये हमें दिमाग में रखना है कि बेसिक कंसेप्ट कौन से है। एक तो एंटिटी कंसेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ये दोनों बेसिक है और उसके आसपास बाकी सारे कंसेप्ट जो है वो कार्य करेंगे। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछी गई जून 22 में, जो कि 2 मार्क्स की थी। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट जो है उसको हम समझें। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ डेफिनिट अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग पीरियड जो है वो डेफिनिट है और हर जगह पर विश्व में 1 साल लिया गया है। कहीं जगह पर ये टाइम फ्रेम जो है वो कैलेंडर ईयर होता है, माने कि जनवरी से दिसंबर तक, लेकिन भारत में हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर इसको एडॉप्ट किया हुआ है। As per going concern concept, an indefinite life of the entity is assumed. यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कॉन्ट्रास्ट है। क्या कॉन्ट्रास्ट है? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये कहता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट शुड बी फॉर अ डेफिनिट पीरियड, जबकि गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि बिजनेस जो है उसकी इनडेफिनिट लाइफ। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट करते हैं, फिर दोनों साथ में चलते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द अकाउंटेंसी। According to this concept, accounts should be prepared after every period and not at the end of the year. मान लो कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल रहा या नहीं रहा, उसका सही अंदाजा कब होगा? जब वो बिजनेस बंद करेगी तब तक आप एग्जिट नहीं बोल सकते। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंसी हम हर साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। जैसा हमने डिस्कस किया, भारत में हम 1 अप्रैल से 31 मार्च को फॉलो करते हैं। अब पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या हमें हेल्प करता है? इट फैसिलिटेट्स इन कंपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द डिफरेंट पीरियड। मतलब हमने साल 2022-23 में कैसा वर्क किया, साल 2023-24 में कैसा वर्क किया, इसके कंपैरिजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये कंसेप्ट के कारण हो सकती है। यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एसरटेनिंग द प्रॉफिट एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। मतलब कि हमारा जो प्रॉफिट रहता है या तो एसेट्स की यूज कितना हुआ, इस सारी चीजों का एक असेसमेंट करने के लिए और एसेटिंगमेंट करने के लिए ये कंसेप्ट है। मैचिंग पीरियड रेवेन्यू विथ एक्सपेंसेस फॉर गेटिंग करेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। मैचिंग कंसेप्ट हम आगे पढ़ेंगे कि जो
पीरियड में आप एक्सपेंस करते हो, वो जिस साल का हो उसमें आपको इसको अकाउंटिंग करना है, और रेवेन्यू जो है वो जिस साल का हो उसको आपको अकाउंटिंग करनी है। तो वो कैसे करेंगे वो तो समझेंगे चैप्टर 2 में, लेकिन मैचिंग कंसेप्ट को आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट नोट जून 2022 में 2 मार्क्स के लिए पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या है? मान लो कोई वर्कर है, उसको सैलरी है वो 30,000 और ये मान लेते कोई छुट्टियां नहीं है, रोज के 1,000। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? पहले दिन उसका सैलरी कितना बनेगा? 1,000 रुपये। दूसरे दिन उसने काम किया, कुल मिलाकर टोटल कितना? 2,000। मंथ के एंड में कुल मिलाकर टोटल कितना होगा? 20,000। तो जैसे जैसे वो काम करता गया उसकी सैलरी की अमाउंट बढ़ती गई, और जो बिजनेस था उसकी लायबिलिटी उस हिसाब से बढ़ती। तो बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो क्या हुई? एक्रू, मतलब कलेक्शन हुआ उसका। तो under accrual concept, the effect of the transaction and other events are recognized on a mercantile basis when they occur and not as cash or cash equivalent is received or paid, and they are recorded in the accounting records and reported in the financial statement of the period which they relate. एक और एग्जांपल लेके समझ। दो कंसेप्ट है, एक मर्केंटाइल कंसेप्ट है, मर्केंटाइल बेसिस पर काम होता है, और दूसरा होता है कैश बेसिस पर। कैश बेसिस में क्या है कि अगर फिजिकल कैश या तो बैंक में या ऑन हैंड आपके पास आती है तो ही आप उसका अकाउंटिंग करेंगे। मर्केंटाइल बेसिस में क्या है कि इनकम अगर एक्रू हुई है तो भी आप उसका अकाउंट। मान लीजिए कि मैंने 1 करोड़ रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट बनाया, और उसमें जो बैंक है मुझे 10% इंटरेस्ट दे रही है, तो 1 साल में 10 लाख रुपया जो है वो इसमें इंटरेस्ट। अब ये जो मेरी फिक्स डिपॉजिट है इसमें कंडीशन ये है कि बैंक जो है 5 साल के लिए रखी है, 5 साल के बाद विथ इंटरेस्ट मुझे रिटर्न। लेकिन मैं जब अपनी बुक्स बनाऊंगा तो उसमें क्या करूंगा? 1 साल पूरा हुआ तो मैं अपनी इनकम 10 लाख होगा बुक्स में, हालांकि मेरे पास आई नहीं है, बट इट इज एक्रूड। सो इट इज अ income of interest from the bank of rupees 10 lakh, which has not come into the my bank account, but it is accrued, so I count it for। and ये जब आएगा ऐसा एक्चुअल में, तो ये accrued में से ये जो एंट्री होगी, ये कंसेप्ट से सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है? मैचिंग कंसेप्ट को बेनिफिट कि जिस साल में आप accrued इनकम लेते हो उस साल के accrued एक्सपेंसेस भी उसके सामने अकाउंट फॉर कर सकते हो। So as per the accrual concept, revenue minus expenses is profit। हम आगे एक एग्जांपल के तौर पर इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि भी किस तरह से अलग अलग कंसेप्ट यूज होते हैं। रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। तो रेवेन्यू का मतलब समझ लीजिए जो भी इनकम होगा वो क्या होगा? रेवेन्यू कहा जाएगा। उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो गए वो खर्च होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति बिजनेस करता है और उसने सेल्स किया 1,47,000 का, 1,47,000 का, तो वो क्या बन जाएगा? रेवेन्यू। अब उसके लिए उसने 1 लाख का स्टॉक परचेज किया और 5,000 रेंट पे किया, तो क्या हो जाएगा? 1,05,000 उसका एक्सपेंस। तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना बचेगा? 42,000। ऐसा कुछ एग्जाम्पल हमने यूनिट 1 में समझा था। सो दिस इज द एक्रूअल कंसेप्ट, revenue minus expenses equal to profit। Accrual concept provides the foundation on which the structure of the present day accounting is। मतलब अगर आप accrual concept जो है उसका उपयोग आपको हर जगह पे करना है, और पूरा अकाउंटिंग का आज जो है अकाउंटेंसी उसी स्ट्रक्चर के बेस पर खड़ी। ये इसके ऊपर एक
क्वेश्चन छोटा सा पूछा गया था दिसंबर 2021 में। यहाँ पर हम कुछ कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए एग्जाम्पल का उपयोग। मिस्टर एक्स स्टार्टेड a cloth merchandising the investment. He invested rupees 50,000. What merchandise worth rupees 50,000? He sold such merchandise for rupees 60,000. Customer paid him rupees 50,000 cash and assures him to pay rupees 10,000. His revenue is rupees 60,000. It arose in the ordinary course of the cloth business. Mr. X received 50,000 in cash and rupees 10,000 by way of sale. तो ये जो पूरा ट्रांजेक्शन बनेगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि उन्होंने 50,000 रुपए की कैपिटल लेके एक बिजनेस स्टार्ट किया है। सेल्स जो है रेवेन्यू है वो कितना रहा 60,000 का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम इनका बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से देखेगा। कैपिटल 50,000, स्टॉक 50,000, कैश नील। जब वो सेल्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा कैपिटल विल बी 60,000। कैसे वो आप ये देखेंगे। साथ में स्टॉक क्या हो जाएगा नील हो जाएगा। कैश कितनी हो जाएगी। तो ये 60,000 कैसे हो गया क्योंकि ये कैपिटल जो है वो कैपिटल प्लस प्रॉफिट है और प्रॉफिट कितना नहीं। तो कितना सेल्स हुआ था 60,000 का। उसमें एक्सपेंस रिलेटेड टू सेल्स कितना था प्रॉफिट कितना बचा। आप देखेंगे कि यहाँ पर 10,000 रुपये जो है वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा और उसका नया कैपिटल कितना बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए टाटा पावर है मुंबई में और an electricity supply undertaking supplies electricity spending rupees 16 lakhs for fuel and wages and collects electricity bill in the 1 month of rupees 20 lakhs. तो रेवेन्यू कितना है 20 lakhs है जबकि इसके रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने हैं 16 lakhs। प्रॉफिट जो बचेगा कंपनी के पास 4 lakhs। अब in the second instance 1 lakh 16 lakhs are the expenses. Also whenever any asset is used it has a finite life to generate the मतलब यहाँ पर जो है वो इनका 16 लाख का जो एक्सपेंस हुआ है इसके लिए हुआ है वो सेल्स के रिलेटेड एक्सपेंस हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। Mr. A invested rupees 1 lakh in a business. He purchased a machine paying rupees 1 lakh. He rented it for rupees 20,000 annually. To Mr. B, rupees 20,000 is the revenue of Mr. A. It arose from the use the enterprise. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने बिजनेस जो है वो कितने से स्टार्ट किया है। कैपिटल जो है वो 1 लाख है। उन्होंने जब मशीन परचेज किया एसेट में वो भी 1 लाख है। कैश नेचुरली अभी नहीं आएगा। सो दिस वाज द बिफोर द बिजनेस। अब 1 साल के बाद क्या होगा जब रेंट आएगा तो रेंट जो होगा वो 20,000 रुपीज उनकी इनकम हो जाएगी। यहाँ पर एक और एक्सपेंस आएगा क्योंकि ये जो मशीन है वो मान लीजिए कि 10 साल चलता है तो मशीन की जो कॉस्ट है वो क्या मानी जाएगी 1 साल के लिए 10,000। मशीन की वैल्यू
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये मशीन की जो वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर कैपिटल कितना बनेगा? मशीन की जो वैल्यू है वो 1 लाख में से घटकर अब सिर्फ 90,000 रहेगी। उनके पास कैश जो है वो 20,000 है, तो ये 1,10,000 हो जाएगा। उनकी कैपिटल जो है वो 1 लाख थी, प्लस प्रॉफिट हुआ 10,000, तो ये बन जाएगा 1,10,000। तो आप देखेंगे कि भाई ये 10,000 रुपए का एक्सपेंस क्यों डाला गया। मान लीजिए कि अगर ये नहीं डालते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि प्रॉफिट कितना। हम अपरेंटली ये सोचेंगे कि 20,000 प्रॉफिट है, बट इन फैक्ट ये सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट है जो कि इनको मिला। अब केस बेसिस पे क्या हो? Cash received in ordinary course of the business minus cash paid in ordinary course of the business is equal to profit। अगर आप एक्रूअल कंसेप्ट जो है मर्केंटाइल बेसिस का यूज नहीं करते और केस बेसिस का यूज करते हैं, तो आप प्रॉफिट कैसे डिराइव करेंगे? आपके जो भी केस मिला है और माइनस जो भी केस गया। लेकिन केस बेसिस पे हमारा अकाउंटेंसी नहीं चलता है, सिर्फ एक्रूअल कंसेप्ट पे काम। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और वन बाय वन हम इसको समझेंगे। ये क्या कहता है? टाइमिंग ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस बुकिंग कुड बी डिफरेंट फ्रॉम कैश रिसिप्ट्स और पेड। एक्रूअल कंसेप्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक केस आपको मिली बिफोर रेवेन्यू इज बुक्ड। सिंपल एग्जाम्पल, सपोज आप एक कार के डीलर हैं, आपको कार बेचनी है। एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मुझे 5 लाख रुपया आप ले लीजिए, कार दीजिए। आप बोलेंगे मेरे पास अभी तक कार है नहीं, कार जो है ऑन द वे है, जब ये आएगी तब मैं आपको सेल कर। वो व्यक्ति कहता है आप ये पैसा रख लीजिए और मुझे जब भी कार आती है तो हैंड ओवर कर देना और बिलिंग उस दिन कर। ये डिफर क्यों होता है? आमतौर पर ये प्राइसेस फिक्स नहीं रहती है। हो सकता है कि कार की प्राइस जो है वो डिस्काउंट ऑफर हो तो कम भी हो सकती है, या तो 5,10,000 भी हो जाएगी, डिपेंड्स। सो पैसा जो है इन ब्रीफ एडवांस मिला है, तो क्या ये कंपनी की रेवेन्यू है? नॉट एट ऑल। तो ये क्या होगा कि जो पैसा मिलेगा उसका अकाउंटिंग कैसे करें? लायबिलिटी इज क्रिएट। सबसे पहले क्या होगा? लायबिलिटी क्रिएट। तो मान लीजिए कि 10,000 एडवांस मिला था मिस्टर एक्स के द्वारा, तो मिस्टर एक्स जो होगा वो उसके नाम पे 10,000 की लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि ये बिजनेस को मिस्टर एक्स को 10,000 देना है। अब जब आप इसको रिवर्स करेंगे, मतलब एक्चुअल में आप इसको सेल ऑफ करेंगे, तो क्या होगा कि 10,000 को आप 10 लाख या 5 लाख कोई भी फिगर लेंगे, इट डजंट मेक डिफरेंस। तो एक्चुअल में क्या होगा? आपका जो सेल्स होगा वो 5 लाख बन जाएगा और मिस्टर एक्स का अकाउंट होगा जो यहाँ पर लाइबिलिटी के शो पे हुए वो नील हो जाएगा, क्योंकि उस अकाउंट में से वो पैसा हम उठा कर कहाँ पे डाल देंगे? सेल्स अकाउंट। तो ये सारी एंट्रियां जो है उसको जनरल एंट्रीज कहते हैं। कि कैसे डालनी, तो वो हम जब चैप्टर 2 है उसमें वन बाय वन करके सभी देखेंगे कि किस तरह से एंट्रियां। दूसरा है व्हेन कैश रिसीव्ड आफ्टर रेवेन्यू इज बुक्ड। अब आपने एक सेल्स बना दिया, पैसा अभी तक तो क्या होगा? आप एक एसेट क्रिएट करेंगे रिसीवेबल के तौर पर कि मिस्टर एक्स देंगे। आपने सेल कर दिया 10,000 रुपए का और मिस्टर एक्स है वो
एन एसेट कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल इज क्रेडिटेड। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक एसेट्स क्रिएट किया जाएगा और जब वो पैसा आएगा तो उसको रेवेन्यू में हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। तो ये जो जर्नल एंट्री बनेगी, क्या वो बनेगी कि जो भी एसेट था वो हम डेबिट करके पहले हमने रेवेन्यू में लिया था, तो अब कैश आएगा तो क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को हम करेंगे। तीसरा है व्हेन कैश पेड बिफोर एक्सपेंसेस बुक्ड। मान लीजिए कि एक्सपेंस जो है आपको करना है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, रकम फिक्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपने कैश तो पेड कर दिया, एडवांस दे दिया कि चलो आपको एक रिपेयरिंग करवाना था, 50,000 या 60,000 होगा, आपने 40,000 दे दिया। क्या होगा, इट क्रिएट्स एन एसेट कॉल्ड ट्रेड एडवांस व्हेन कैश इज पेड इन एडवांस। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या बनेगी, ट्रेड एडवांस की, और वो एसेट के तौर पर बनेगी। व्हेन कैश पेड आफ्टर एक्सपेंसेस बुक्ड, मतलब कि एक खर्चा आपने बुक कर दिया है कि भाई मुझे ये रिपेयरिंग करवाना था 40,000 का, क्या होगा, अब आप जब ये पे करेंगे तो क्या होगा, लायबिलिटी क्रिएट्स अ लायबिलिटी कॉल्ड पेएबल्स और ट्रेड पेएबल्स और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। आपने अभी तक कैश दी नहीं है तो आपकी बुक्स में एक लायबिलिटी शो करेगी। उसका मतलब ये है कि बिजनेस को ये जो पैसा है वो किसी थर्ड पार्टी को देना है। यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे। Accrual means recognition as money is received or paid, not of revenue and cost is there earned or। तो ये जो है अभी हमने डिस्कस किया कि ये कंसेप्ट जो है वो एक्रूअल का नहीं, एक्रूअल नहीं है, कैश कंसेप्ट के है कि कैश कंसेप्ट कैश बेसिस पर क्या होता है कि जब पैसा आता है और जाता है तब उसका बुकिंग एंट्री। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब दूसरा जो है, एक्रूअल बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग is the method of recording transaction by which revenue and costs and asset and liabilities are reflected in the accounts in the period in which actual receipt or actual payment। तो ये जो स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है, क्योंकि ये केस बेसिस में होता है कि यहाँ पर जिस पीरियड में रिकॉर्ड किया जाता है वो नहीं होता है, लेकिन मैचिंग कंसेप्ट फॉलो होता है और मैचिंग कंसेप्ट के आधार पर एक्रूअल में ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई ट्रू एंड फॉल्स आता है इसका आंसर फॉल्स। तो चलिए मैचिंग कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। In this concepts, all expenses match with the revenue of that period should only be taken in consideration। मतलब जो पीरियड का एक्सपेंस होगा उसको मैच किया। एक इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक कार है, मैंने जनवरी में उसका इंश्योरेंस लिया है 12,000 रुपये का। अब ये 1 साल की पॉलिसी थी, तो क्या होगा कि मेरा इस साल का अकाउंटिंग में इसका खर्चा कितना होगा, सिर्फ 3 महीने, जनवरी फरवरी और मार्च। 9 महीना का जो एक्सपेंस है अभी मैंने पे कर दिया है, उसको मैं प्री पेड एक्सपेंस के तौर पर दिखाऊंगा। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जो पीरियड का एक्सपेंस होगा या तो रेवेन्यू होगा, वो उसके आधार पर उसको अकाउंटिंग किया। दूसरी बात, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई एवरी इनकम। कुछ एक्सपेंसेस ऐसी होगी जो डायरेक्टली इनकम के साथ रिलेटेड नहीं। मान लो कि रेंट है या तो डेप्रिसिएशन है, सैलरी है, आपका बिजनेस बंद है, कोई इनकम नहीं हो रही है, फिर भी ये सारी चीजें लगती रहेगी। इंटरेस्ट है,
तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी एक्सपेंस है उसके सामने हम हो। Some expenses are directly related with the revenue and some are time. डायरेक्टली रिलेटेड मतलब क्या है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ही रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। अब आप दूसरा एग्जांपल लो, कभी कोई भी आप सेल करते हो, मान लो कि आप शुगर बेची है 5,000 की, तो ये जो 5,000 आपका इनकम हुआ है रेवेन्यू, उसके साथ परचेज ऑफ शुगर कितने की हुई, मान लो 4,000 की, तो वो डायरेक्टली उसका एक्सपेंस उसके साथ रिलेटेड है। कुछ चीजें जो टाइम बाउंड है जैसे कि रेंट है, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजें टाइम बाउंड है जो कि इनका उस हिसाब से। For example, selling expenses are directly related to the sales, but rent, salaries are recorded on accrual basis for a particular accounting period. In other words, periodicity concept has also been followed by applying the matching concept. तो आप ये कह सकते हैं कि periodicity concept and matching concept always go with one another. दोनों एक साथ में चलते हैं। एक और ट्रू एंड फॉल्स है यहाँ पर। The concept helps in keeping business affair free from the influence of the personal affairs of the owner is known as the matching concept. तो यहाँ पर जो बात की गई है वो एंटिटी कंसेप्ट की गई है, ये मैचिंग कंसेप्ट का बात। अफेयर्स फ्रॉम द पर्सनल अफेयर ऑफ द ओनर डिफरेंट कहाँ रखा जाता है, एंटिटी कंसेप्ट में। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो आपके कंसेप्ट जो है वो काफी क्लियर। मिस्टर पी के स्टार्टेड क्लॉथ बिजनेस, purchased 10,000 pieces garments at the rupees 100 per piece। मतलब 10,000 का पीस लिए हो, 100 रुपए का लिए है, तो उनकी परचेस कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपए। एंड सोल्ड 8,000 पीसेस एट द रुपीज 150। तो यहाँ पर उनकी जो रेवेन्यू है वो कितना हुआ, 8,000 मल्टीप्लाई 150, सो इट विल बी 12 lakhs। During the accounting period of 12 months, 1st Jan to 31st December 22, एक कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। He paid shop rent of rupees 3,000 per month for 11 months and paid 33,000 rupees। मतलब एक महीने का रेंट अभी बाकी। Now he has paid rupees 8 lakh to the suppliers of the garment। कुल मिलाकर 10 लाख का परचेस किया था, तो 8 लाख पे किया है, तो 2,000 रुपया, 2 लाख रुपया क्या बन जाएगा उनका, पेएबल बन। एंड रिसीव्ड रुपीज 10 lakhs फ्रॉम द कस्टमर। अब 12 लाख का सेल किया है 12 lakhs का, लेकिन कस्टमर के पास से कितना रुपया मिला है, सिर्फ 10 lakhs। So the 2 lakhs will be his receivable। Let us see how the accrual and periodicity concept operates। तो ये दोनों चीजें किस तरह से काम। यहाँ पर पहला प्रश्न ये है कि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट फिक्स ऑफ द टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम जो है उनका इस तरह से फ्रेम हुआ है। सो इट इज 1st December 1 year, 1st December, 1st January to 31st December 2022। Now accrual concept operates to measure the revenue of rupees। उस साल में उन्होंने 8,000 पीस बेचे हैं 150 के हिसाब से, तो कुल मिलाकर 12 लाख रुपया जो है उनका रेवेन्यू बनेगा। शॉप रेंट फॉर 12 मंथ इज एन एक्सपेंस, तो 3,000 पर मंथ है, तो उसमें 12 महीने का जो एक्सपेंस होगा वो 36,000 होगा। हालांकि पे किया है 33,000, 3,000 जो है उनकी लायबिलिटी बनेगी जो कि पेएबल। अब प्राइमा फेसी क्या अकाउंटेंट 10 लाख रुपए जो एक्सपेंस हुआ है फॉर परचेज ऑफ मर्चेंडाइज, या तो इट शुड ट्रीट रुपीज 1,64,000 इन प्रॉफिट, मीन्स 12 लाख रुपए में से मर्चेंडाइज 10 लाख का बात करके, शॉप रेंट और 36,000 बात करके वो
1,64,000 का प्रॉफिट दिखा सकता है? आंसर इज नो। मैचिंग यहाँ पर क्या होगा? रेवेन्यू विथ एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। बट दिस unqualified equation may create misconception. It should be defined as periodic profit equal to periodic revenue minus matched expenses. तो periodic revenue क्या है? 12 लाख है, जबकि हालांकि कैश कितनी आई है? 10 लाख। मैच एक्सपेंसेस कितने हैं? 10 लाख, ताकि हमने पे कितने किए हैं? 8 लाख। From the revenue of an accounting period, such expenses are deducted which are expected to generate the revenue to determine the profit that period. मतलब पर्टिकुलर पीरियड का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो रेवेन्यू के साथ मैच किया जाए। तो ये जो एग्जांपल हमने देखा, इसमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। तो प्रॉफिट 12 लाख रुपया हुआ है, सॉरी रेवेन्यू 12 लाख हुआ है। उनमें से जो एक्सपेंस है वो मर्चेंडाइज का एक्सपेंस 8 लाख हुआ है। यहाँ पर हम 10 लाख नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जो एक्सपेंस हमने किया है वो सिर्फ उतना एक्सपेंस हम ट्रीट करेंगे एक्सपेंस के तौर पर जो कि सेल किया है। तो 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 8,000 पीसेस, सो इट इज 8 लाख। शॉप रेंट हम पूरे साल का लेंगे, नहीं कि 33,000 जो हमने लिया था। तो ये 3,000 मल्टीप्लाई 12, 36,000। तो ये 3,64,000 जो बनता है वो हमारा प्रॉफिट बना। अब बात करते हैं इन्वेंटरी की। एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये आप टी फॉर्मेट में भी बना सकते हैं, इज ऑलमोस्ट सेम। तो आपको दोनों की प्रैक्टिस रखनी है। एसेट्स जो है 2,000 पीसेस ऑन हैंड पड़े हैं, 100 रुपीज वाले हैं, तो उसमें 2 लाख रुपया बनेगा। ट्रेड रिसीवेबल मतलब 12 लाख रुपया आपने सेल किया, उनमें से 10 लाख कैश प्राप्त हुई, तो आपको 2 लाख रुपया का ट्रेड रिसीवेबल है। कैश रिसिप्ट 10 लाख जो कस्टमर से मिला था, उनमें से आपने कितना पे किया है? 8 लाख और 33,000, मतलब कैश ऑन हैंड आपका 1,67,000। ट्रेड पेएबल कितना है? 2 लाख। कैसे कि आपने 10 लाख की परचेज थी आपकी, उनमें से पे कितना किया है? सिर्फ 8 लाख। सो 2 लाख इज पेएबल। एक्सपेंस पेएबल मतलब 36,000 का रेंट था, उनमें से 33,000 आपने पे कर दिया है, तो बाकी जो बचा वो आपका। अब नाउ ये पूरे बिजनेस में हम ये मान के चलेंगे जीरो से स्टार्ट हुआ था, तो जितना भी प्रॉफिट है वो पूरे पूरा आपका क्या बन जाएगा? कैपिटल बन जाएगा। सो देयर विल बी ए कैपिटल ऑफ 3,64,000। Thus, accrual matching and periodicity concepts work together for income measurement and recognition of the assets and liability. मतलब एसेट एंड लायबिलिटी और ये सारे कंसेप्ट एक साथ चलेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न हमें दिया गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड मैचिंग। तो इसको हम समझने की कोशिश करें। दोनों में फर्क क्या है? As per the money measurement concept, only those transactions which can be measured in term of money are recorded. मतलब पैसों में जो ट्रांजेक्शन हो गए वही रिकॉर्ड किया जाएगा। Since money is the medium of exchange and the standard of the economic value, this concept requires that those transactions alone that are capable of being measured in terms of money be only be recorded in the books of the accounts. मतलब पैसों में जिसका हम मेजरमेंट कर सके वही ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग अकाउंट में होगा। Transaction and events that cannot be expressed in terms of the money are not recorded into the business books. जो ट्रांजेक्शन है वो मनी के अंदर, पैसों के अंदर अगर एक्सप्रेस नहीं किया है तो बिजनेस बुक्स में नहीं। जबकि मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? All expenses match with the revenue of that period should only be taken into consideration in the financial statement of the organization if any revenue is recognized
then expense related to earn that revenue should also be recognized. जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि भाई 12 लाख का रेवेन्यू है, लेकिन वो 12 लाख रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने सिर्फ 8 लाख रुपए का खर्चा किया, बाकी परचेस कितनी थी 10 लाख की, तो वो सिर्फ 8 लाख रुपीज होगा, दैट विल बी recognized into the books of the. एक और फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे गोइंग कंसेप्ट. The financial statements are normally prepared on the assumption that an enterprise is going concern and will continue in operation for the foreseeable. मतलब कि यहाँ पर यह सोचा जाता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा ये बिजनेस चलता रहेगा, और ये चलते रहने की वजह से the valuation of the assets of the business entity is dependent on this assumption. मतलब कि भाई यहाँ पर हम हर साल अपनी एसेट्स का वैल्यूएशन नहीं, हम एक मान लो मशीनरी परचेस की है, मशीनरी पर डिप्रिसिएशन हर साल लगाते हैं, लेकिन अगर आज मार्केट में जाएंगे और बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा, ऐसा हम कभी सोचते नहीं. अगर गोइंग कंसर्न नहीं है और बिजनेस बंद करना है, तो मैं ये कंसेप्ट छोड़कर ये सोचना पड़ेगा कि ये अभी कितना रुपया इसके ऊपर मिलेगा, और उस आधार से हमारा पूरा डिफरेंट बैलेंस शीट बनेगा. The valuation of the assets of the business entity is dependent on this assumption. Traditionally, accountants follow historical cost in majority of the cases. कि ज्यादातर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट का. तो ये सारी हिस्टोरिकल कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब चीज क्या है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर. Suppose Mr. X purchased a machine for a business, paying rupees 5 lakh out of rupees 7 lakh invested by. 7 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और इन्होंने 5 लाख रुपए का मशीनरी जो है वो खरीदी. He also paid transportation expense, installation charges amounting rupees 70. So if he is still willing to continue the business, his financial position will be as follows. मतलब कि वो जो एक्सपेंस उन्होंने 70,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया था, वो हम एसेट्स की वैल्यू बढ़ाए, लेकिन हकीकत में क्या है, वैल्यू बढ़ती है नहीं बढ़ती, क्योंकि ये खर्चा जो हुआ है वो एसेट्स की वैल्यू में कुछ एड अप नहीं करता. हालांकि ये मशीन अगर हम बेचने जाएंगे मार्केट में तो हो सकता है कि वो 4.5 लाख रुपये ही कमाए. तो इस फाइनेंशियल पोजीशन एट प्रेजेंट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. Now, if decides to back out and decide to sell the machinery, it may fetch more than or less than 5 lakh 70. So his financial position should be different. If going concept is taken, it increase or decrease in the value of the asset in the short run is ignored. यहाँ पर important चीज क्या है कि शॉर्ट रन में जो भी चेंज होता है या तो कम होता है उसको इग्नोर किया. हालांकि आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि कभी कभी कंपनियां जो है वो अपनी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, एक रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं और उसके आधार पर अकाउंटिंग करते हैं, लेकिन वो सब हम आगे जाके पढ़ेंगे. अभी इतना समझना है कि गोइंग कंसर्न है तो हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट के कंसेप्ट पे चलना है. अब एक और कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट. By this concept, the value of an asset is to be determined on the basis of the historical cost. In other words, acquisition cost. Although there are various measurement bases, accountants traditionally prefer this concept in terms of the objectivity. मतलब ये हर जगह पर इस्तेमाल होता है. अगर मान लो कोई कंपनी है वो प्रेजेंट वैल्यू यूज करने लगी, दूसरी कंपनी रियलाइजेबल वैल्यू यूज करने लगी, कोई तीसरी कंपनी है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज करती है, तो ये सारी चीजें कंपैरेटिबल नहीं है. However, the cost concept creates a lot of distortion too, as outlined below. In an inflationary situation, when prices of all commodities go up,
ऑन एन एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट लॉसेस एट रिलीज। मान लो कि आपने जो भी खर्चे किए हैं, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, जब आप बैलेंस शीट बनाने जाएंगे तो उसकी प्राइस बढ़ गई होगी, तो हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है वो सही वैल्यू ना दे। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड अकाउंट्स में लॉस कंपेरेटिवली। एक आपको लैंड का एग्जांपल, मान लो कि मैंने बिजनेस के लिए 20 साल पहले एक लैंड ली थी और 2 लाख रुपया जो है वो उसकी कॉस्ट थी। आज भी मैं अपने बैलेंस शीट में वो 2 लाख रुपया दिखा रहा हूँ, इन इनफैक्ट क्या होगा, वो 2 लाख का आज 20 लाख हो चुका है। तो मेरा जो बैलेंस शीट है उसको रियली वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं। दूसरा, कोई कंपनियां बहुत पुरानी हो जाती है तो उसमें एक्विजिशन कॉस्ट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो उस टाइम पर आपका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो सही रिफ्लेक्ट नहीं। दूसरा, ये कॉस्ट के अंदर, कंसेप्ट के अंदर ह्यूमन एसेट्स ऑफ एन एंटरप्राइज वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं। मतलब ह्यूमन, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन एसेट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस चलाने के लिए, लेकिन उसका बैलेंस शीट में कहीं रिफ्लेक्शन नहीं। मैं 2019 में 4 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड कॉस्ट कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा डिटेल में आंसर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 1-2 लाइन में आंसर लिख के आए तो मार्क्स भी 1-2 ही मिलेंगे। तो पूरे मार्क्स कवर करने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में, यहाँ पर किस तरह से इसका आंसर प्रेजेंट किया गया है इसको हम देखें। Going concern concept, it implies that the concern will continue the business for foreseeable future. ये लाइन का कीवर्ड क्या है, कंटिन्यूएशन फॉर द foreseeable future. It is assumed that the enterprise has neither the intention nor the necessity of the liquidation or of curtailing materially the scale of the operation. मतलब जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो ये नहीं चाहता है कि भाई हम इसको कोई बंद करना है, या तो कोई ऐसी जरूरत नहीं आ पड़ी है कि बिजनेस आपको बंद कर। साथ में कंपनी ये भी नहीं चाहती है कि इसका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो उसको कम। इफ सच एन इंटेंशन और नीड एग्जिस्ट, the financial statement may have to be prepared on a different basis, and if so the basis is disclosed. मतलब अगर मान लो कि परिस्थिति ऐसी है कि आपकी कंपनी को बंद करना, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा टेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो गोइंग कंसर्न बेस पर नहीं बनाया गया है और हम लिक्विडेशन के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस, एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड द फिक्स्ड एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। तो फिक्स एसेट का रियल वैल्यूएशन जो होगा वो इसमें दिखाया जाएगा। साथ में एक्सपेंसेस होगा उसको आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है अगले यूनिट में देखेंगे। बिकॉज ऑफ दिस, अकाउंट ऑफ द होल लाइफ इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर अकाउंटिंग। मतलब गोइंग कंसर्न की वजह से हम क्या करते हैं, पीरियडिसिटी कंसेप्ट का पालन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी एक मार्क के ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाता है, गोइंग कंसर्न इज अ फंडामेंटल assumption। ये क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। अब गोइंग कंसर्न की बात हो गई तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या है। तो कॉस्ट कंसेप्ट में क्या कहा गया है, द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आर रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट टू द कंसर्न्स एंड नॉट एट इट्स मार्केट। मतलब ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्लस अगर एक्सपेंडिचर हुआ है माइनस डेप्रिसिएशन, तो इसको रिकॉर्ड किया। एक्सेप्ट स्टॉक विच में बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी स्टॉक जो है रॉ मटेरियल, उसको वैल्यू किस तरह से किया जाता है कि या तो उसकी कॉस्ट या तो मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, सपोज एक व्यापारी है जो कि पोटैटो सेल कर,
उसने 1 लाख के पोटैटोज सेल किए, लेकिन मार्केट में आज की तारीख में उसकी प्राइस जो है वो 75,000 रुपये। तो उसको अपना स्टॉक जो है उसमें पोटैटो की वैल्यू 75,000 नहीं की 8। एज पर दिस कंसेप्ट, fixed assets are recorded at their acquisition cost and then depreciated over its useful life. तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी फिक्स एसेट होगी वो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसकी जो यूजफुल लाइफ है उसके आधार पर हम उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। उदाहरण के तौर पर बिल्डिंग परचेस फॉर ₹10 लाख, मार्केट वैल्यू इज 11 लाख, मार्केट वैल्यू 11 लाख है। इन द बुक ऑफ द अकाउंट बिल्डिंग विल बी रिकॉर्डेड विद द कॉस्ट ऑफ रुपीज भी, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हम इसको देखेंगे। एक और कंसेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट, इसको समझते हैं। इट क्लोजली फॉलोज द कॉस्ट कंसेप्ट। Any change in the value of the asset is to be recorded only when the business realizes it. तो यहाँ पर जो भी एसेट्स हमने खरीदी है, फिक्स एसेट्स है या इन्वेंट्री है, उसकी वैल्यू में हम तभी फर्क चेंज करेंगे जब हम उसको एक्चुअल तौर पर रियलाइज कर लेते हैं, मतलब कि हमारे हाथ में कैश उसके रियलाइजेशन प्रोसेस आ जाए। When an asset is recorded at its historical cost of ₹5 lakh, and even if the current cost is ₹50 lakh, such change is not counted unless there is a certainty that such change will materialize. मान लो कि आपने एक लैंड ली है 5 लाख की और आज की तारीख में उसके 15 लाख है, लेकिन जब तक वो सर्टेन नहीं है और मटेरियलाइज नहीं हो जाता है हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं। However, accountants follow a more conservative path. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंजर्वेटिव पाथ। They try to cover all probable losses but do not count any probable gain. पिछले उदाहरण में इन्वेंट्री में हमने देखा कि पोटेटोज जो है वो 75,000 रुपीज का हो गया, तो हम इन्वेंट्री 75,000 की दिखाएंगे। लेकिन अगर उसका गेन होता है और मार्केट में उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 1,25,000 है, तो हम प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे, हम उसको 1 लाख पर ही एसेस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। That is to say, if accountant anticipate decrease in the value they count it, but there is an increase in value they ignore it until it is realized. मतलब जब तक हाथ में 1,25,000 नहीं आ जाते हम इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे जब तक रियलाइजेशन नहीं। इकोनॉमिस्ट आर हाईली क्रिटिकल अबाउट द रियलाइजेशन कंसेप्ट। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इसके कारण जो बैलेंस शीट है उसमें डिस्टॉर्शन आता है। According to them, this concept creates value distortion and makes accounting meaningless. वो कहते हैं अकाउंटिंग इससे मीनिंगलेस हो जाता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। आमतौर पर कॉस्ट कंसेप्ट जो है या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है, वो बहुत सारे शॉक्स जो भी कंपनी को लगते हैं उससे बचाता है। आगे जाके हम इसकी भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है। Mr. X purchased a piece of land on 95, paying ₹2,000, 2,000 की नोट। मार्केट वैल्यू आज की तारीख में 1,02,000। Should the accountant show the land at ₹2,000 following the cost concept and ignoring ₹1 lakh value increase since it is not realized? If he does so, the financial position would be capital 2 lakhs, land 2 lakhs. लेकिन क्या ये सही है कि इसको हम कैपिटल 2 लाख दिखाए, 2,000 दिखाए, अनरियलाइज्ड गेन 1 लाख दिखाए और लैंड की वैल्यू पूरी 1,02,000 दिखाए? Nowadays, the revaluation of the asset has become a widely accepted practice when the change in value is of permanent nature. मतलब अगर ये चेंजेस जो है प्राइस में कोई ऐसे ही फ्लक्चुएशन के कारण नहीं है और परमानेंट इन नेचर है कि भाई आपको लगता है कि फ्यूचर में ये दाम कम नहीं होंगे, तो इसको एडजस्ट किया जा सकता है। अकाउंटेंट्स एडजस्ट सच वैल्यू चेंजेस थ्रू क्रिएशन ऑफ अ रीवैल्यूएशन, यानी कि कैपिटल रिजर्व।
इसको आप डायरेक्टली प्रॉफिट के तौर पर नहीं ले सकते, एक आपको रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, इसको रीवैल्यूएशन रिजर्व कहते हैं। Thus, the going concept, cost concept and realization concept gives the valuation criteria. तो कोई भी चीज का जो वैल्यूएशन होगा वो कितने कंसेप्ट पे आधार रहेगा? गोइंग कंसेप्ट के आधार पर, कॉस्ट कंसेप्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे होगा, और रियलाइजेशन कंसेप्ट कि इसका वैल्यू मिल पाएगा या रियलाइज हो पाएगा या नहीं, उसके आधार पर वैल्यूएशन होगा। अब एक और कंसेप्ट है, वो उसका नाम है ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल का मतलब हम सब जानते हैं। दिस कंसेप्ट इज द कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। मतलब जो हम बुक कीपिंग करते हैं उसमें दो एंट्री हमेशा डालते हैं, एक एक एंट्री जो होगी वो डेबिट, दूसरी क्रेडिट। सो हियर एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज अ टू एस्पेक्ट, इट इंक्रीजेस वन एसेट एंड डिक्रीजेस अदर एसेट्स। मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक परचेज किया है, तो क्या होगा जब आप परचेज करते हैं तो आपकी कैश कम होगी और आपकी दूसरी एसेट जो स्टॉक है वो इंक्रीज होगी। सो इट इंक्रीजेस वन एसेट एंड डिक्रीजेस अदर एसेट। इट इंक्रीजेस एन एसेट्स एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीज द लायबिलिटी। मतलब आपने एक स्टॉक परचेज किया, वो उधारी पे लिया है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, आप क्या करेंगे? सप्लायर को उस लायबिलिटी के साइड पर दिखाएंगे और वो आपका पेएबल बनेगा, ट्रेड पे। तीसरा है डिक्रीजेस वन एसेट इंक्रीजेस अनदर एसेट। मतलब कैश से आपने परचेज किया है तो क्या होगा? कैश विल बी लेस एंड स्टॉक विल बी हायर। इट डिक्रीजेस वन एसेट डिक्रीजेस अ लायबिलिटी। कभी कभी ये होगा कि एसेट भी डिक्रीज होगी और लायबिलिटी भी कम होगी। मान लो कि आपने कुछ उधारी पे माल मंगवाया, अब आप उसको कैश से पेमेंट, जब माल मंगवाया था तो क्या होगा? आपने एक लायबिलिटी क्रिएट की हो, अब आप इसको पेमेंट करते हो तो आपकी लायबिलिटी तो कम होती है, साथ में आपकी कैश भी कम होगी तो एसेट्स भी कम। एक और ट्रांजेक्शन है, इट इंक्रीजेस वन लायबिलिटी डिक्रीजेस अदर लायबिलिटी। मान लो कि आप जो है कुछ फंड आपका एक लोन लेते हो, तो क्या होगा? आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, कैश भी बढ़ेगी, लेकिन आप खुद की कैपिटल से वो लोन को पे करो, तो क्या होगा? आपकी कैपिटल बढ़ेगी और सो इट विल बी a transaction where one liability increase, other is in it increases the liability and increases in assets। ऐसा भी होगा कि आपने लोन लेके कुछ एसेट्स क्रिएट किया होगा, आपकी लायबिलिटी तो बढ़ेगी बैंक के प्रति, लेकिन एसेट जो है फिक्स एसेट या तो करंट एसेट आपका बढ़ेगा। इट डिक्रीजेस लायबिलिटी इंक्रीजेस अदर लायबिलिटी। ऊपर जिस तरह से हमने एग्जांपल दिया उसी तरह से ये इसमें होगा, और इट डिक्रीजेस लायबिलिटी एंड डिक्रीजेस इन एसेट्स। मतलब एक चीज हमें कुल मिला के याद रखनी है, देयर इज ऑलवेज टू वे एंड डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वल, और उसको हम ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर जो है कैपिटल है 1,50,000 का, बैंक लोन है 75,000, अदर लोन 75,000, कुल मिलाकर 3 लाख रुपीज लाइबिलिटीज है। मशीन है 2 lakhs, कैश है 1 लाख और 3 लाख रुपए का एसेट्स है। नाउ न्यू मशीन इज परचेज इन कैश, तो इसका अकाउंटिंग जो होगा उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम A new machine is purchased paying rupees 50,000 in cash। तो आपका जो मशीनरी है उसकी वैल्यू जो है 2 लाख है, उसमें 50,000 ऐड होगा तो 2,50,000 बनेगा। लेकिन आपकी जो दूसरी एसेट्स है कैश,
इसमें क्या होगा, 50,000 कम होगा वो बन जाएगी, मतलब एक आपकी एसेट कम होती है और एक बढ़। The new machine is purchased for 50,000 on credit. Cash is to be paid later. आपने एक मशीनरी परचेज की, 2 लाख की आपके पास ऑलरेडी थी, 10,000 की थी, लेकिन कैश पेमेंट नहीं हुआ है, क्रेडिट हुआ। तो आपका क्या होगा, एसेट्स विल बी गो हायर, लेकिन साथ में आपकी बैंक लोन और अदर लोन के साथ जो बेचने वाला है उसका भी साथ में ये ऐड होगा। तो liability will increase by. The third one, cash paid to repay bank loan to the extent of ₹50,000. तो आपका केस जो है मान लीजिए 1 लाख है, उसमें से 50,000 कम हो जाए तो ये 50,000 बचेगा। आपकी लोन है 75,000, उनमें से आप 50,000 पे कर देते हो, 25,000 बचे। मतलब liability and asset both will decrease. Now, third one, last one, raised bank loan of ₹50,000 to pay off other loans. तो यहाँ पर दोनों आपकी जो लायबिलिटी है बैंक लोन की वो बढ़ेगी, लेकिन दूसरी लायबिलिटी आपकी अदर लोन की वो कम होगी। मतलब दोनों ट्रांजेक्शन में क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज द लायबिलिटी डिक्रीज, सो ओवरऑल लायबिलिटी विल रिमेन सेम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्यूअल एस्पेक्ट में हर बार हम डेबिट एंड क्रेडिट इन इक्वल प्रोपोर्शन करते हैं और इस तरह से इफेक्ट। We may conclude that every transaction in an event has two aspects. This gives the basic accounting equation. My dear friends, ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस शब्द को अच्छी तरह से याद। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। इतना आपको याद हमेशा रखना, बाद में इसके फॉर्मेशन बने। फॉर्मेशन क्या होगा, सिंपल, इक्विटी जो है वो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस करंट। मतलब ये जो हमारा तराजू है इसे हम टी बैलेंस शीट कहते हैं, लायबिलिटी एंड एसेट्स। आप कहीं जगह पर इसको कम करो, ज्यादा करो, वो हमेशा बैलेंस रहता है, इसीलिए इसको बैलेंस शीट कहते हैं। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो क्या बन जाएगा, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब फिक्स एसेट किसे बोलेंगे, करंट एसेट किसको बोलेंगे, करंट लायबिलिटी की, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी क्या फर्क है, तो सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी तौर पर हमें कितना याद रखना है कि बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या है, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। एक इंटरेस्टिंग इलिस्ट्रेशन है दिया गया है, यहाँ पर चीजें जो दी गई है तो उसको बैलेंस शीट में डाल के हमें फिगर निकलना है कि 31 मार्च 2022 को ये जो कैपिटल है वो कितना बने। तो सबसे पहले हम, ये सारी चीजें में कुछ लिखा नहीं है पर्टिकुलर, तो हमें एक एक चीज को समझना पड़ेगा कि ये हमारी एसेट्स है या लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी को समझकर हम पहले 31 मार्च 21 का यहाँ पर डिपिक्शन करेंगे। तो इसको पहले देखते हैं कि सबसे पहले कैपिटल जो है वो 31 मार्च 21 को कितना था। तो इसमें दिया हुआ है 1 लाख,
दूसरी आइटम है 12% बैंक लोन। बैंक लोन जो है वो एक लायबिलिटी आइटम है, तो उसको हमें यहाँ पर दिखाना है। अब ट्रेड पेएबल, पेएबल शब्द जहां पर आता है वो हमारी लायबिलिटी है। वो कितनी है? 75,000। फिक्स एसेट्स 1,25,000 है, हमारी एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल 75,000 है। रिसीवेबल क्या होगा कि जो भी हमने सेल्स किया होगा उसके पैसे अभी तक नहीं। इन्वेंट्री मतलब जो हमने स्टॉक हम बेचते हैं और बाकी जो हमारे पास पड़ा है उस स्टॉक को इन्वेंट्री कहते हैं। इट इज 70,000। बिजनेस में कैश एंड बैंक उसको हमेशा साथ में दिखाया जाता है, तो ये 5,000 है। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि दोनों के टोटल जो है वो 2,75,000 हो जाते हैं। तो ये हमारा बैलेंस शीट टैली है, लेकिन हमें ढूंढना क्या है? ये फिगर। तो दोबारा काम पे लगते हैं 31 मार्च 2022 को। जो हमारा 12% बैंक लोन था वो 1,00,000 ही है। ट्रेड पेएबल कम हो चुका है 70,000। अब फिक्स एसेट हमारा बन चुका है 1,10,000। इसमें डिप्रिसिएशन लगा होगा, कुछ भी होगा। रिसीवेबल 80,000 है, अब और हमने उधारी दी है। इन्वेंट्री हमारी 80,000 है, स्टॉक की 80,000। कैश ऑन हैंड हमारा 6,000। इसका पूरा टोटल हम अगर करते हैं कितना रुपया होगा? माय डियर फ्रेंड्स, जब भी अकाउंटिंग का सेशन हो ऑलवेज कीप अ कैलकुलेटर विथ यू। इसकी भी गाइडलाइन है, तो आप कैलकुलेटर जो चूज करें वो आपको 12 डिजिट वाला जो भी ICAI की गाइडलाइन ना है। तो यहाँ पर ये टोटल होगा 2,76,000। यहाँ पर हम इसको 2,76,000 जो है वो यहाँ लाते हैं, तो ये जो डिफरेंस का फिगर इनमें से 1,70,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 1,06,000। तो 1,06,000 क्या है? इसमें से पिछली बार की हमारी कैपिटल थी 1,00,000, तो हमारा प्रॉफिट जो हुआ साल के दौरान वो कितनी अमाउंट का हुआ? 6,000। यहाँ पर न्यू कैपिटल इज इक्वल टू ओल्ड कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो मान लो चलिए ये वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? इससे भी। सो दिस इज द एग्जांपल हाउ वी कैन डिराइव द वेरियस वैल्यूज। जैसा हमने डिस्कस किया ये पूरा इसका सॉल्यूशन है, बट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो पीटी और न्यू प्रॉफिट कितना आया है? 6,000। अब एक और नया कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म या तो कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। इसको जून 23 में 1 मार्क पूछा गया है। अब देखेंगे कि कभी कभी दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क के क्वेश्चन में 2-3 चीजें पूछ लेते हैं, तो इसके मार्क्स की वैल्यू जो है वो 1 मार्क से शुरू लेकर 4 मार्क भी हो सकते हैं। Conservatism states that the accountant should not anticipate any future income. However, they should provide for all possible losses. इसी कुछ चीजें हमने कॉस्ट कंसेप्ट में पढ़ी। क्या करते हैं कि अगर रियलाइजेबल वैल्यू कम होती है तो हम इसका अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन अगर बढ़ती है तो नहीं करेंगे। When there are many alternative values of an assets, an accountant should choose the method which leads the lesser value. मतलब 3-4 वैल्यू अगर आपके सामने आ जाती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट या रियलाइजेबल कॉस्ट या तो प्रेजेंट कॉस्ट, तो उनमें से जो कम है वो आपको चूज करनी है। Later on we shall see that the golden rule of the current asset valuation is
cost or market price whichever is lower originated from this concept. मतलब जब भी इन्वेंट्री है तो स्टॉक ऑन हैंड का हम वैल्यूएशन करते हैं तो रूल हमारा क्या रहेगा, करंट एसेट वैल्यूएशन के लिए या तो कॉस्ट या तो मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये जो कंसेप्ट है वो कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस भी कहा जाता है या तो कंजर्वेटिव कंसेप्ट भी। For this concept, there should be at least three qualitative characteristics of financial statements. एक बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है, इसको आपको अच्छी तरह से समझना है कि ये क्या है। प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी एंड फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। तो सबसे पहले प्रूडेंस क्या है? प्रूडेंस मीन्स judgment about the possible future losses which are to be guarded as well as gains which are uncertain। इसका मतलब ये है कि हम पॉसिबल फ्यूचर लॉस है, मान लीजिए कि मेरे पोटेटोज 1 लाख के लिए थे, अब इसका वैल्यू जो है वो 75,000 मार्केट में हो, एक्चुअल में ये लॉस है अभी नहीं है क्योंकि ये रियलाइज नहीं हुआ है। फिर भी मैं क्या सोचता हूँ कि ये पॉसिबल फ्यूचर लॉस है तो इसका अकाउंटिंग करूँ। अब गेन है, मान लीजिए कि वैल्यू हो गई 1,10,000, तो क्या मैं इसका अकाउंटिंग करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अब तक ये वैल्यू रियलाइज नहीं। तो प्रूडेंस ये कहता है कि अगर लॉस जो है वो सर्टेन है तो आप इसका अकाउंटिंग कर दीजिए, और अनसर्टेन गेन है तो उसका अकाउंटिंग कभी मत कीजिए। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मीन्स अनबायस्ड। Unbiased outlook is required to identify and record such possible losses as well as to exclude uncertain gains। मतलब जो गेन्स अनसर्टेन है उसको हमें एक्सक्लूड करना है, हमें न्यूट्रल रह के सोचना है। कोई इस कंसेप्ट का कोई मैनिपुलेशन नहीं करना है कि भाई चलो हम अपने हिसाब से प्रॉफिट दिखा दें या अपने हिसाब से इसमें लॉस दिखा दें, ऐसा नहीं है। न्यूट्रल फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अल्टरनेटिव वैल्यूज। आपने देखा होगा कि अकाउंटिंग के बहुत सारे जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उसके यूजर्स, तो उसका विश्वास बनाए रहे इसलिए हमें जो भी इसमें प्रेजेंटेशन करना है वो फेथफुली करना है। और अगर आप कहीं डिफर भी होते हो तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में। Many accounting authors, however, have the view that conservatism essentially leads to understatement of the income and wealth, and it should not be the basis for the preparation of the financial statement। जो भी कुछ पंडित है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी मानते हैं कि ये बेस जो है उससे इनकम जो होती है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। हालांकि फिर भी इसको ज्यादातर देश की सरकारें और पब्लिक कंजर्वेटिव अप्रोच को अच्छा मानती है और उसके आधार पर चलती है। एक सवाल ये है, द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट states that no change should be counted unless it has materialized। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो मटेरियलाइज होना ही चाहिए। मान लीजिए कि जहां पर वैल्यू कम होती है तो हम उसका अकाउंटिंग, और जब तक सर्टेनिटी नहीं होती है कुछ भी हम बुक कीपिंग में उसकी एंट्री नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो false है। एक और कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जो चीजें हम करते हैं वो इसी प्रकार से एक समान तौर पर करते हैं, तो इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। In order to achieve comparability of the financial statement of an enterprise through time, the accounting policies are followed consistently from one period to another. A change in accounting policy is made only in certain exceptional circumstances।
हम फिर से एक बार डेप्रिसिएशन को याद करते हैं कि भाई हमने चूज किया कि चलो ये मेथड हम चूज करते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो हर साल हमें वो मेथड अपनानी है। अब इसमें चेंज का कुछ परिवर्तन है, तो किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं तो हमें चेंज करना है, वो भी गाइडलाइन दी गई है। The concept of consistency is applied particularly when alternative method of the accounting are equally accepted. मान लो कि सरकार ने ये सूचना दी है कि दो बेसिस पे अकाउंटिंग हो, कैश बेसिस और मर्केंटाइल बेसिस। लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनियां सिर्फ मर्केंटाइल बेसिस पे काम, उसको केस बेसिस पे नहीं करना। तो फिर वो कंसिस्टेंसी बना बरकरार है कि उसमें कोई आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि दोनों एक्सेप्टेबल है, तो ये चीजें आपको। अब किस परिस्थिति में अकाउंटिंग पॉलिसी आपको चेंज करनी? नंबर वन, टू ब्रिंग द बुक्स ऑफ द अकाउंटिंग अकॉर्डिंग विद द इश्यूड अकाउंट। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू होता है आईसीआई द्वारा या तो भारत सरकार का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू होता है, तो आपको वहां पर ये परिस्थिति में चेंज करनी पड़ेगी पॉलिसी। या तो कोई कायदा बन जाता है कि भाई आपको अब सिर्फ मर्केंटाइल बेसिस पे ही बनाना है, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ कुछ एक दो गिनी चुनी कंपनियां ही कर पाएगी, बाकी नहीं कर पाएगी, तो हम उस हिसाब से ये कर। When under changed circumstances, it is felt that the new method will reflect a true and fair picture in the statement. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आखिर अकाउंटेंसी में है क्या, कि जो भी बैलेंस शीट हम बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, ऐसा होना चाहिए ट्रू एंड फेयर। अगर मैं कोई पद्धति सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दिखा रहा है, तो बदलाव की आवश्यकता है। इसे संजोगों में आप कंसिस्टेंसी को ना करते हो, नए कंसेप्ट पे जाते हैं। हालांकि उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है और आपको डिस्क्लोजर करना है कि हमने इस तरह से चेंज किया है। मान लो रिटर्न डाउन वैल्यू से हम स्ट्रेट लाइन मेथड में आए, तो क्यों आए वो आपको बताना है, एक नोट के तौर पर लिखना है फाइनेंशियल बैलेंस शीट के साथ। एक और ट्रू एंड फॉल्स है, द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इंप्लाइज नॉन फ्लेक्सिबिलिटी as not to allow the introduction of the improved method of। तो ये एक सरासर फॉल्स स्टेटमेंट है। हमने ऊपर ही देखा कि तीन संजोगों में हम काम कर सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट है वो false है। एक और कंसेप्ट का स्टडी करते हैं, मटेरियलिटी। ये जून 2023 में पूछा गया है। मटेरियलिटी जो है वो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। Materiality principle permits other concepts to be ignored if the effect is not considered much। एक सोचते हैं कि भाई एक 5,000 रुपए की चीज है, मान लो कि मैं एक 5,000 रुपए का डिवाइस लेता हूँ जो कि मेरे यहाँ यूज होता है, तो मैं उसको क्या करूँगा, इट इज द कैपिटल एसेट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमें सोचना है। अगर कोई छोटा बिजनेस है तो 5,000 रुपए की जो आइटम होगी उसको आप क्या करेंगे, फिक्स एसेट में लेंगे और बाद में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसके लिए 5,000 रुपया उसके लिए बहुत मायने नहीं है, तो वो उसको किस में अकाउंटिंग करेगा, एक्सपेंडिचर के तौर पर। क्यों? क्योंकि कंपनी की साइज इतनी बड़ी है कि वो 5,000 की अमाउंट जो है वो मटेरियल नहीं। ये जो प्रिंसिपल है, इट इज एन एक्सेप्शन टू द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। मतलब कि हर चीज हमें फुल्ली डिस्क्लोज करनी है, उसमें ये अपवाद रूप है। क्योंकि आप अकाउंटिंग के कंसेप्ट को एक जगह पर आप फिक्स एसेट दिखा रहे हो, दूसरी जगह पर आप क्या दिखा रहे हो, उसको एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो, तो क्या ये सही है या नहीं? तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। According to the materiality principle, all the items having a significant economic effect on the business of the enterprise
should be disclosed in the financial statement, and any insignificant item which will only increase the work of the accountant but will not be relevant to the users, it should not be disclosed in the financial statement. तो मैंने जैसे कहा कि एक छोटा एक्सपेंस है, आप छोटी फर्म में इसको आप ऐसे दिखा पाओगे, लेकिन बड़ा एंटरप्राइज है तो उसको हम नहीं। The materiality depends not only upon the amount of the item but also upon the size of the business, nature and level of the information, level of the person making the decision, etc. एक और उदाहरण देता हूँ, मान लो कि कोई बहुत बड़ी कंपनी, सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स को सिर्फ 50,000 रुपए का फाइन, आइटम छोटी है, कंपनी बहुत बड़ी है, फिर भी इसको आपको दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर, एक्सपेंडिचर के अंदर उसको मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इट इज रिलेटेड विद द लॉस और उसका जो ब्रीच हुआ है उसके लिए। एनी आइटम ऑफ द पेनल्टी और ब्रीच ऑफ द लॉ, तो जो फाइन वगैरह होता है उसको आपको सेपरेटली बैलेंस शीट में मेंशन करना पड़ता है। एक ट्रू एंड फॉल्स है, the materiality depends only upon the amount of the item and not upon the size of the business, तो ये false है। nature and level of the information, level of the person making decision, etc. हमने अभी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि इट इज। अब बात करते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग। तो कुछ चीजें जो है वो ऑलरेडी हम ये सोच के चलते हैं कि ये बैलेंस शीट में इसका पालन हुआ ही होगा, और अगर नहीं हुआ है तो हमें अकाउंटिंग में इसको डिस्क्लोज करना है। इससे कौन से एजम्पशन है, कौन सी धारणाएं हैं जो हम हमेशा साथ में लेके चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसको हम अब ICAI या तो इंस्टीट्यूट बोलते हैं, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इश्यू किए हैं। उनमें से सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है AS1, और वो बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। उसमें यह कहा गया है कि policies according to which the following has been generally accepted as fundamental accounting assumption: going concern, consistency and, ये तीन चीजें हैं, ये तो always there will be in the financial statements followed, and they are usually not specifically stated because their exceptions and use are assumed. इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मान के चलते हैं, एज्यूम्ड, कि भाई ये हमेशा इसका पालन होगा। डिस्क्लोजर इज नेसेसरी इफ दे आर नॉट, अगर इसका पालन नहीं हुआ है तो आपको नोट में बैलेंस शीट के साथ इसका डिस्क्लोजर देना। सो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन तीन है: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। तीनों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक शॉर्ट नोट लिखने को बोला गया है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन के बारे में। तो ये शॉर्ट नोट आप लिखेंगे तो ये तीनों चीजों के नाम लिखेंगे और उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देना है। There are three fundamental accounting assumptions: going concern, consistency and accrual. If nothing has been written about the fundamental accounting assumption in the financial statement, then it is assumed that they have already been followed in their preparation of the financial statement. ये वाक्य भी आपको ऐड। अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या होगा? बुक कीपिंग होगा, और बुक कीपिंग के बाद हम इसको एनालाइज करेंगे, समराइज करेंगे और बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, साथ में बनाएंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, the aim of the accounting is to keep systematic records to ascertain financial performance and financial position of an entity and to communicate the relevant financial information to the interested users. मतलब जो भी हम बनाएंगे स्टेटमेंट्स, उस क्यों बनाएंगे? क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा और आज की तारीख में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसको एसर्टेन करने के लिए,
साथ में ये कम्युनिकेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है? यूजर ऑफ द फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करना है to the relevant financial information to the interested user groups. To have a record of all business transactions and also to determine whether all these transactions resulted in either profit or loss for the period. All the entities will be prepared financial statement wizard, balance sheet, profit and loss account, and cash flow statements. तो जब भी आपको फाइनेंस स्टेटमेंट्स बोला जाएगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में तीन चीजें तो आनी ही चाहिए। पहला क्या है? वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दूसरा क्या है? बैलेंस शीट। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैसे बनाना है आगे समझेंगे, देखेंगे, बनाएंगे। और by following the various accounting concept, principle and convention which have been already discussed, तो ये कैसे बनाना है? तो हमें सभी प्रिंसिपल और कंसेप्ट को फॉलो। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव मतलब गुणवत्ता के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई स्वीट है तो हम उसको टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे? खा के ऑफ कोर्स। और उसमें देखेंगे कि इसका स्वाद कैसा है, खाने में कैसा लगता है, कितना शुगर है, और बहुत ज़्यादा शुगर तो नहीं है। साथ में कंटेंट के बारे में सोचेंगे। ड्राई फ्रूट है तो क्या वो ताज़ा फ्रेश है या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है वो देयर आर द क्वालिटीज। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इसको हम समझना। सबसे पहले अंडरस्टैंडेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड टू द यूजर्स। ये कैसे होने चाहिए? यूजर्स को समझ में आए ऐसे। एक कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह आप कोई महान स्टेटमेंट बना देते हैं जो किसी के समझ में नहीं आता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। दूसरा रिलेवेंस। रिलेवेंस जैसे हमने बात की मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी में हमने क्या कहा कि भाई बड़ी कंपनी है, हम उसमें छोटी छोटी अमाउंट के बारे में सोचेंगे भी कि भाई रिलायंस कंपनी जो है उसका एक्सपेंडिचर इस बार 10,000 रुपये से बढ़ गया है, ऐसा कभी आपको स्टेटमेंट में नहीं आए। या तो प्रॉफिट है, मान लो रिलायंस का 10,000 से ही बढ़ा, तो क्या होगा? इट इज अ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन? नो, बिकॉज इट इज अ यूज एंड सर्विस। दूसरा रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी कहाँ से आएगी? तो उसके लिए सरकार क्या करती है? ऑडिट का प्रावधान करती है। स्टेच्यूटरी ऑडिट्स वगैरह होता है, टैक्स ऑडिट होता है। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो परफॉर्म करते हैं, तो उससे रिलायबिलिटी आती है। अदरवाइज कंपनी के स्टेटमेंट जो है वो हमें कैसे पता चलेगा कि रिलायबल नहीं? उसके लिए उसके ऊपर एश्योरेंस लिया जाता है, और वो देने का काम कौन करता है? नेचुरली जो कि आप बनने वाले। कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी में दो चीजें आएगी। एक तो आएगी कि भाई अब ये जो स्टेटमेंट्स है अपने ही पिछले साल या पुराने सभी सालों के साथ मैचिंग होता है या नहीं। दूसरा कंपेरेबिलिटी क्या है कि भाई मान लीजिए कि भारत में कार बनाने वाली कंपनी दो है, मारुति और, तो दोनों के फाइनेंस स्टेटमेंट्स हम कंपेयर कर सके उस हिसाब से वो होने चाहिए। सो दैट इज द कंपेयर। अब मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भाई जो चीजें हैं वो कंपनी की साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द बिजनेस के साथ डिपेंड करेगा, और वो टेक्स डिसीजन इज आल्सो मटेरियल थिंग। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए कि उसके ऊपर हम विश्वास कर सकें और हमारा भरोसा कंपनी के ऊपर। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लो कोई पेनल्टी वगैरह लगती है तो उसका अमाउंट अगर छोटा भी है तो भी वो महत्वपूर्ण क्या है, क्यों है? कि भाई बड़ी कंपनी है और उसने पॉल्यूशन का वायलेशन किया है, लॉस का। इट्स अ सीरियस थिंग, क्योंकि पॉल्यूशन के जो रूल्स रेगुलेशन है वो अगर आज वायलेट होते हैं तो आगे जाके बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। न्यूट्रलिटी। इसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए कि भाई चलो हमें ये
कुछ अच्छा दिखाना है, उस तरह से बैलेंस शीट नहीं बनाना, इसमें न्यूट्रलिटी बनाना। प्रूडेंस, प्रूडेंस मीन्स जो प्रॉफिट अभी तक मिला ही नहीं है, या तो मार्केट में दाम बढ़े हैं लेकिन हमें सिर्फ कंजर्वेटिव बेस पे चलना है। फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब अगर आपने कोई मेथड चेंज की है, क्या कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है, तो सब के बारे में आपके बैलेंस शीट के अंदर तो सिर्फ फिगर होते हैं, लेकिन उसके साथ जो एडिशनल नोट्स होते हैं उसमें उसका मेंशन होना बहुत जरूरी है। कंप्लीटनेस, आपका पूरा एक साल फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर ये कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कभी मैंने 11 महीने का ही स्टेटमेंट, तो इट शुड बी। सो इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये सारी आपको चीजें लिखनी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, reliability, comparability, materiality, faithful representation, substance or form, neutrality, prudence, full, fair and adequate disclosure, and completeness. इसका एक क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल। अब थोड़ा इसको यहाँ पर एक साथ कंबाइन किया गया है। चार जो चीजें हैं वो मेन है। एक है अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। रिलेवेंस में मटेरियलिटी इसके साथ रहेगी। रिलायबिलिटी जो है उसमें पांच और चीजें जुड़ जाती है, न्यूट्रलिटी, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, सब्सटेंस और फॉर्म, प्रूडेंस एंड कंपेरेंस। तो अगर आप इस तरह से प्रेजेंटेशन करते हो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स चैप्टर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, लेकिन जो साथ में ट्रू एंड फॉल्स वगैरह दिया हुआ है हमारे टेस्टिव नॉलेज में, उसको भी हम देख लेते हैं। इस टॉपिक में से कई क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो है, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। दिसंबर 2022 में 2 मार्क के लिए पूछा गया था, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? इट्स ट्रू, क्योंकि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, पहले तो ये समझ लो क्रेडिटर्स क्या है। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिन्होंने हमें उधार दिया है, उन्होंने सप्लाई किया है, अभी तक हमने पेमेंट नहीं। तो मान लो कि आपने गुड्स परचेस किया 50 लाख रुपए का, उनमें से 30 लाख रुपए का जो है आपने क्रेडिटर्स ऑन क्रेडिट लिया है। आपके क्रेडिटर्स कितने होते हैं? 30 लाख। अगर आप ये सोचते हो कि 30 लाख के बजाय मैं इसको 28 लाख रुपया ही दूंगा, 2 लाख रुपये में डिस्काउंट दूंगा, तो क्या इसका हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? नो। द प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज ऑफन नॉट प्रोवाइड, ये प्रोवाइड नहीं करना है इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल के तौर पर? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि कोई चीज अगर सर्टेन नहीं है तो उसको आपको प्रॉफिट बुक। दूसरा जो है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, AS1 का मतलब है अकाउंटिंग फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption are going concern, full disclosure and accrual consent। My dear friends, एग्जाम के अंदर हमारी अलर्टनेस जो है उसको इंस्टीट्यूट अच्छी तरीके से टेस्ट कर। हम जानते हैं कि 3 कंसेप्ट हैं, यहाँ पर भी 3 दिए गए हैं, लेकिन आपको हर एक को पढ़कर सोचना है। ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि 3 जो कंसेप्ट है वो कौन से है? गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी है एंड एक्रूअल कंसेप्ट है। यहाँ पर दूसरा जो दिया गया है वो क्या है? फुल डिस्क्लोजर। दैट इज नॉट अ कंसेप्ट। The financial statement must disclose all relevant and reliable information in accordance with the full disclosure principle. Yes. फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में भी यह कहा गया है कि हर एक चीज जो है वो पूरी तरह से डिस्क्लोज होनी चाहिए।
एक और क्वेश्चन है, एक्रूअल कंसेप्ट इंप्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट बात है। एक्रूअल कंसेप्ट इंप्लाइज द अकाउंटिंग ऑन मर्केंटाइल बेसिस, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। जून 23 में पूछा गया 2 मार्क क्वेश्चन ये, as per the concept of conservatism, the accountant should provide for all possible losses but should not anticipate it. So it is quite true. The economic life of an enterprise is artificially, आपको ये ट्रू एंड फॉल्स में हमेशा ये ध्यान रखना है कि ट्रू और फॉल्स इतना लिख के छोड़ के नहीं आना, उसका एक दो लाइन में एक्सप्लेनेशन साथ में। ट्रू होगा तो क्या होगा, आप वही स्टेटमेंट को पूरी तरह से वहां से कॉपी पेस्ट करोगे। लेकिन अगर फॉल्स हुआ, अगर आपको याद है कि ये कौन से कंसेप्ट में से लिया गया, आपको वो कंसेप्ट का नाम ही लिखना है। दूसरा, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज आर्टिफिशियली स्प्लिट इनटू पीरियोडिक इंटरवल्स इन अकॉर्डेंस विद द गोइंग कंसर्न assumption। ये बिल्कुल सही बात है। कैसे कि अगर हमें कोई भी एंटिटी का असली प्रॉफिट चाहिए तो जब तक वो बंद नहीं होती है हम अकाउंटिंग चालू रखेंगे और फिर उसको अकाउंटिंग करके बताएंगे तो 50 साल तक एक कंपनी चली और फाइनली ये प्रॉफिट में रही। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको आर्टिफिशियली एक एक साल के अंदर स्प्लिट कर देते हैं और हर मार्च एंड में देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या। The economic life of an enterprise is artificially split into periodic intervals according with the accounting concept. The going concern assumption states that an enterprise will continue its operation for indefinite period of। तो हमने इसमें सही क्या जो था वो भी बताया। एक और क्वेश्चन है, नवंबर 2019 में 2 मार्क में पूछा गया था। Valuation of the inventory at cost or net realizable value is based on principle of conservatism। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू है। Because under the principle of the lower of the cost or not realizable value, net realizable value, any loss due to decrease in sales price of the inventory below its cost is recognized immediately, as it is anticipated that the enterprise will make losses whenever it will sell। मतलब लॉस है तो आपको इमीडिएटली रिकग्नाइज करना है, अगर लॉस नहीं है तो आपको रिकग्नाइज नहीं। एक और क्वेश्चन है, a concern proposes to discontinue its business from December 2020 and decided to dispose of all its plants within a period of 3 years. The balance sheet as on 31st December 2020 should continue to indicate the plant as its historical cost, as the assets will be disposed of after the balance sheet date, that is December 2020। तो ये 2 मार्क के लिए पूछा गया था। पहली बात तो यह है कि जब ये तय होता है, इफ द एंटिटी इज सर्टेन दैट दिस बिजनेस इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड, तो उनको ये कंसेप्ट जो है वो गोइंग कंसर्न का नहीं लेना है। So it is a false. As per the going concern concept, any business shows its fixed asset at its historical cost. But in case of discontinuance of the business, they should be shown at their expected realizable value। Expected realizable value क्या होगी? The price which the asset will be fetched minus expenses related with that salary। The last question, the financial statements are not prepared on the assumption that an enterprise is a going concern and will continue its operation for the first year। So once again, ये false है because financial statement जो है always prepared on the assumption that enterprise is going concern and will continue its operation for the foreseeable future। सो ये दिसंबर 22 का क्वेश्चन था, ये भी 2 मार्क का था। तो इस तरह से आपको ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करना है एग्जाम के। तो आपका अब तक के लिए अटेंशन और धैर्य के लिए थैंक यू वेरी मच। इसके साथ यूनिट 2 कंप्लीट करते हैं।
अभी ये पहला चैप्टर है और इसमें 5 और यूनिट बाकी हैं, जो कि हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।